नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। हरियाणा में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का आमने सामने प्रचार, एक दूसरे पर जमकर वार। 100% भर गया गुजरात की जीवनडोल नर्मदा डैम, मुख्यमंत्री ने की पूजा। वीएमसी कर्मचारियों की महारैली, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। हरियाणा में जारी विधानसभा चुनाव के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है। उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला और अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में दो बार हरवाया। उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। पीएम मोदी ने यह बातें हरियाणा में कही। उन्होंने पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार 1 अक्टूबर को इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी तब किसानों के घर में 2 रुपए मुआवजे का चेक पहुंचा था, जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपए की सम्मान निधि उनके बैंक खाते में पहुंचाती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी सेना पर भी हमला करती है। हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि पीओके वापस लाएंगे। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर को भी तोड़ दिया, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। हरियाणा की इस धरती ने हमें गीता का संदेश दिया है। हरियाणा ने हमें सिखाया है, काम करो, मेहनत से काम करो। लेकिन कांग्रेस का फॉर्मूला है, न काम करो और न दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम ला करके दिखाना। हम मेहनत पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कांग्रेस कभी भी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोस कर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। यहां आपके पड़ोस में राजस्थान है, वहां भी कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को भाजपा के विरुद्ध भड़काने की भारी कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। अब यहां हरियाणा में भी यही होने जा रहा है, धड़ाम। हरियाणा के लोग कांग्रेस को यहां सरकार से
सैकड़ों मील दूर रखने वाले हैं। आज मैं पूरे देश के सामने, पूरे हरियाणा के सामने एक सवाल रख रहा हूं। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतना कुछ गलत कर रहे हैं, इतने सारे पाप कर चुके हैं, फिर भी सरकार बनाने के सपने देखते हैं? मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कांग्रेस को ये सपने देखने की हिम्मत कहां से आती है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के समर्थकों ये सारे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। ये देशभक्ति से भरे हुए लोगों का उनको भ्रमित करना, उनको तोड़ना, उसका कुछ रास्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। बंद कमरों में कांग्रेस के नेता आप लोगों के लिए यही कहते हैं। कभी जात पात के नाम पर कहीं एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कांग्रेस इस देश से देशभक्ति को ही चूर चूर करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि देश के लोगों में एकता की भावना जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस का जीतना उतना ही मुश्किल होना जाता है। और इसलिए कांग्रेस देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती हैं कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है, पूरे हरियाणा को संकल्प लेना है। जो लोग भारत को प्रेम करते हैं, वे सब के सब एकजुट रहेंगे। हम एक हैं और हम एक होकर देश के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर हरियाणा में नए निवेश, नई नौकरियों के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अच्छी सड़कों, बेहतर सिंचाई के लिए वोट करेंगे।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां विजय संकल्प यात्रा शुरू की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज जारी रही। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम तक गोहाना पहुंची। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। मैं भाजपा मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह हरियाणा की जनता को बताएं। हरियाणा में भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र पीपीपी को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। अभी रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी, मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा, कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा, ये क्यों किया इन्होंने? और 1 सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी, अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे, वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे। वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। भाई और बहनों, आप जानते हो अग्निवीर क्या है? आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको बताता हूं। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जहां भी आप देखो, आपको अदानी, अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस। मीटिंग के बाद आप करना, और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट, उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं। ड्रोन इजराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इजराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को
डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, और दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी की जेब में जाता है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। गुजरात की जीवन डोर सरदार सरोवर डैम भर जाने पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा के जल की पूजा की है। गुजरात की जीवन डोर माना जाता सरदार सरोवर डैम 100% भर गया है। सरदार सरोवर डैम का जल स्तर महत्तम 138.78 मीटर पहुंचने पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केवड़िया पहुंचकर 12:29 के अमृत मुहूर्त में नर्मदा की नीर की पूजा की। इस मौके पर ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ नर्मदा नदी को चुनरी, श्रीफल, कुमकुम, चावल अर्पण कर पूजा आरती की गई। कुंगिफलं महादेवा नागाविलेन तांबूलानिं प्रतिवेदां नैवेद्यं नैवेदयामि। नर्मदायै नमो नमः नैवेद्यं नैवेदयामि। ओम नमामि गंगे तवपाद पंकजं सुरासुरेर्वामृतदेव्यरो। डैम में फिलहाल 82,408 क्यूसेक पानी की इनकम हो रही है और 5,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इस मौके पर नांदोद विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख और छोटापुर सांसद जशु राठवा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गुजरात की जीवन डोर समान नर्मदा डैम लगातार 6वीं बार भर गया है। गुजरात के वडोदरा में विभिन्न विभाग में कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का वडोदरा महानगर पालिका के SC/ST कर्मचारी संघ ने भव्य रैली निकालकर विरोध किया। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सुएज, पार्क एंड गार्डन, व्हीकल पोल, सिक्योरिटी समेत के सभी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट से ही कर्मचारियों का काम कराया जा रहा है। सफाई सेवकों की 8,000 की जरूरतों के सामने सिर्फ 4,200 सफाई सेवक काम कर रहे हैं, जिसका विरोध महानगर पालिका SC/ST कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर किया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सालों से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के शोषण को बंद करने और उन्हें नियमित करने की मांग के साथ रेस कोर्स से कलेक्टर कार्यालय तक महारैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर मामले पर आवाज उठाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। पिछले कितने दिनों से जो कर्मचारी है उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम 1-1.5 महीना होने आया। जो लोग हैं, जो सत्ता में है, वो कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे और हमको और ही और उकसाए जा रहे हैं। कर्मचारी मक्कम निर्धार किया हुआ है कि हम हमारा हक लेके ही रहेंगे और इसके तहत आज हम कलेक्टर श्री को हमारा आवेदन पत्र देने जा रहे हैं कि ये हमारा आवेदन पत्र नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पहुंचे कि ये जो बड़ौदा शहर है वो माननीय मुख्य वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर्मभूमि है और उसकी हालत जो आज किस तरह की हुई है, वो वडोदरा शहर के नागरिक किस तरह से परेशान हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के अंदर जो कर्मचारियों की जो घट है, जो कर्मचारी नहीं है, 50% कर्मचारी से काम हो रहा है, उसकी वजह से आज बड़ौदा शहर की हालत हुई है। कर्मचारी कितने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम है, बड़ौदा में जितने भी डिपार्टमेंट है महानगर में सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए हैं। तो वो सब चीज लेके आज कलेक्टर के थकी हम हमारा जो आवेदन पत्र है वो मोदी जी को पहुंचाने के लिए आज हमने ये आयोजन किया हुआ है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय आबू रोड दौरे पर आने वाली हैं, जिसकी तैयारी प्रशासन के साथ साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा भी की जा रही है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर विभिन्न तैयारी पुलिस और प्रशासन के साथ साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा भी की जा चुकी है। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत नाथ रेड्डी समेत के कई नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कानून न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियां ब्रह्म कुमारी संस्थान में पूरे जोरों से चल रही हैं। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आज हम वडोदरा के एक ऐसे स्थल पर हैं जिसने आज भी पुरानी विरासत को संजो कर रखा है। हम बात कर रहे हैं अतुल शाह म्यूजियम की, जो वडोदरा का एकमात्र होम म्यूजियम है, जिसे 2009 में अतुल शाह जी द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो स्थल है वो केवल हमारे इतिहास का गवाह नहीं है, बल्कि गांधी जी के विचारों और संघर्षों का भी प्रतीक है। इस म्यूज़ियम के हर एक कोने में हमें गांधी जी की विरासत और उनके आदर्शों की एक कहानी मिलेगी।
कला संग्रह के इस माध्यम से अतुल जी और उनकी पत्नी मुदिता जी ने आज भी गांधी जी के विचारों और उनके सिद्धांतों को जीवित रखा है। हर साल यहाँ 2 से 4 अक्टूबर के बीच में एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांधी जी से जुड़ी अनमोल धरोहर को आम जनता के सामने पेश किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस म्यूजियम की कहानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शाह जी, जिन्होंने इस अद्भुत म्यूजियम का निर्माण किया। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस म्यूजियम की कहानी। तो अतुल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और इस म्यूजियम की शुरुआत कैसी हुई और कब हुई? कलेक्शन में गांधी जी के ऊपर 2000 के साल से कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे कलेक्शन करता गया तो मुझे किसी ने बोला कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कलेक्शन करेंगे तो ही इसका इम्पोर्टेंस रहेगा। तो मैंने गांधी के ऊपर कलेक्शन करना चालू किया। तो मुझे एक ही साथ एक ही लॉट में गांधी जी के 90 पुस्तक मिले। तो वो सारे पुस्तक मैंने किसी को दिखाया था, उन्होंने बोला कि आप गांधी के ऊपर कलेक्शन करना चालू कीजिए। तो उस वक्त से पोस्टर्स, पेंटिंग, स्टैम्प्स, कॉइन्स, नोट्स, जो भी चीज़ें मुझे मिली वो मैंने ली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरा जो दोस्त है चंद्रशेखर पाटिल, उसने 2009 में बोला कि आप गांधी के ऊपर एग्जीबिशन कीजिए। तो उस वक्त मैंने पहला एग्जीबिशन गांधी के ऊपर किया। और वो जो एग्जीबिशन था वो मेरा पहला एग्जीबिशन था, और वो ऐसा एग्जीबिशन था कि जिसने मुझे इंटरनेशनल पब्लिसिटी दी थी और फ्रंट पेज न्यूज़ कवरेज मिला था। तो एक 2009 से लेकर आज तक ये मेरा 16वां एग्जीबिशन है, और हर साल कुछ न कुछ नया गांधी जी के ऊपर मैं और मुदिता शाह डिस्प्ले रखते हैं। और इस साल हमें आपके अद्भुत कलेक्शन का कौन सा हिस्सा देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जीबिशन? देखिए, इस साल का एग्जीबिशन अनोखा इसलिए है कि गांधी जी के ऊपर एग्जीबिशन कर रहा हूँ, और मेरे एग्जीबिशन में गांधी जी कोई जगह नहीं है। गांधी जी की तपोभूमि साबरमती आश्रम, इसके ऊपर हमने 18 पेंसिल ड्राइंग, चारकोल पेंसिल ड्राइंग्स के पेंटिंग्स बनाए। और वो जो पेंटिंग्स है, इसमें साबरमती आश्रम के मेन जो 18 बिल्डिंग थे, इसके ऊपर एग्जीबिशन है। वो बिल्डिंग बताने की वजह सिर्फ एक ही है, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी और वहाँ कौन कौन लोग रहे, और वो बिल्डिंग में क्या क्या प्रवृत्तियाँ दूसरी होती थी, वो दिखाने का मेन उद्देश्य था। एंटिक जो बहुत सालों से आपने इधर रखा हुआ हो? हर साल चेंज तो होता है, लेकिन इस बार ऐसा है कि 90 साल पुराने 2 रेटियम मुझे मिले, वो मैंने डिस्प्ले में रखे। वो ऐसा है कि जब चरखा चलता था तो 1930s के बाद वो ट्रैवलिंग में ले जाने में दिक्कत होती थी। तो गांधी जी जब यरौड़ा जेल में गए तो लोगों ने इनोवेशन के तौर पर चरखे की जगह रेटिया का जो इनोवेशन किया। इसमें से मेरे पास जो है 2, वो प्राइमरी स्टेज के रेटियोज़ है, जिसमें आप चरखे की शेडो देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी की विरासत को संरक्षित करना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये कलेक्शन करते वक्त आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या विचारधारा होती है जब आप ये वस्तुएं चूज़ करते हैं? देखिए, एग्जीबिशन हर साल करता हूँ, आज तक मुझे कोई चुनौती नहीं आई है। चुनौती एक ही बात की होती है कि जब भी किसी से गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने देश को बर्बाद किया, ये सुनने को मिलता है।
लेकिन इसके ऊपर मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, गांधी जी के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो आपको गांधी से ऊपर उठना पड़ेगा या गांधी के लेवल तक होंगे तो ही आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, वरना किसी के साथ डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं गांधी जी के ऊपर कोई डिस्कशन किसी के भी साथ नहीं करता हूँ। तो हर साल आप जैसे कि ये एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं, तो इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? देखिए, समाज को मैं संदेश यही दूंगा कि आदमी को आदमी बनकर रहना चाहिए। मैं एक मानता हूँ, गांधी जी के हर विचार इस ज़माने में फॉलो करना इजी नहीं है। जितना हो सके किसी को भी हम नुकसान न पहुँचाए, अगर इतना करें तो भी काफ़ी है। और आजकल की हमारी जो यूथ है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से, कौन कौन से जो विचार है गांधी जी के, वो अपने जीवन में अपनाना चाहिए? देखिए, आज का यूथ ऐसा है कि वो अपने आप में इंटेलिजेंट है। मैं कुछ संदेश आया कौन सा अपनाना चाहिए कौन सा नहीं अपनाना चाहिए वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, मानस बन के अगर रह सकते हैं तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी। और भविष्य में भी हमें ऐसे एग्जीबिशन देखने को मिलेंगे? हाँ, जहाँ तक हो सकता है डेफिनेटली हर साल करूँगा, जहाँ तक हमसे हो सकता है। एक ही है कि कुछ हर साल नया मिलना चाहिए। जैसा कि आपने अतुल जी से सुना कि किस तरह उन्होंने सदियों से गांधी जी की विरासत को समेटे हुए रखा है, जो वाकई में काबिले तारीफ़ है। इस जगह पर आते ही आपको गांधी जी की विचारों की गहराई महसूस होगी, उनके संदेश महसूस होंगे, जो वाकई में प्रेरणा स्रोत है। गुजरात के वडोदरा में इस सीजन में तीसरी बार मंडरा रहा बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। रविवार को वडोदरा में धुआंधार बारिश हुई थी और ऊपरी इलाकों में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते शनिवार और रविवार को लगातार विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ता रहा। आजवा सरोवर और प्रतापपुरा सरोवर का जल स्तर भी बढ़ता रहा, जिससे लोगों में एक ही सीजन में तीसरी बार बाढ़ की दहशत देखी गई। लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और ऐसे में विश्वामित्री और आजवा का जल स्तर स्थिर रहने में पालिका और प्रशासन को सफलता मिली है। इस मामले वडोदरा के सिटी कमांड सेंटर पर मॉनिटरिंग के बाद वडोदरा के म्यू कमिश्नर और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिश्री ने आजवा और प्रतापपुरा के दरवाजे फिलहाल नहीं खोलने का आश्वासन दिया है। 29 सितंबर को बड़ौदा में तेज बारिश हुआ, करीब 3.25 इंच बारिश, और आजवा का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी बारिश था। उसकी वजह से विश्वामित्री का सपाटी करीब 25 फुट तक पहुँच गया और आजवा डैम का सपाटी जो वाटर लेवल है और जो हमारा रूल लेवल है 38 सितंबर तक का 212.50 फुट, वो भी पहुंच गया। फिर भी वडोदरा कॉरपोरेशन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और आजवा के दरवाजे और प्रतापपुरा के दरवाजे बंद ही रखे, जिसकी वजह से 25 फुट के बाद अगर आजवा का पानी छोड़ा होता तो ये पानी का लेवल करीब 30 फुट क्रॉस कर जाता। तो जो बड़ौदा के सारे धारासभ्य श्री, कमिश्नर, मेयर और हम लोगों ने बैठ के जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से हम पूर्व की स्थिति को टाल पाए और आज बारिश बंद होने की वजह से धीरे धीरे विश्वामित्री का लेवल काफ़ी सेफ लेवल तक पहुंच गया। अभी 20.40 फुट के आसपास विश्वामित्री नदी है और आजवा का डैम 213.39 है, जो हमको 15 अक्टूबर तक 213 का लेवल मेंटेन करना है। फिर भी 0.39 फीट हम आगे है और 3 सितंबर गिने हैं तो लेवल को 212.50 रखने की ज़रूरत है। आज कोई चेतावनी नहीं है, कुछ बारिश होने वाली नहीं है। मुझे लगता है इवनिंग तक विश्वामित्री का लेवल काफ़ी सेफ हो जाएगा, सभी नागरिक सेफ है और हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्व की परिस्थिति से ऑलमोस्ट बाहर हो गए। अभी कोई नया हैवी स्पेल ऑफ रेन नहीं होता है तो कुछ चिंता की बात नहीं है। सभी नागरिकों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। विश्वामित्री नदी का स्तर परसों जो 5 इंच बारिश गया और उसके पहले जो बारिश आया उसकी वजह से
वो विश्वामित्री नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उस लगातार स्तर बढ़ने की वजह से वो अपने डेंजर लेवल से बाहर फ्लो कर रही थी। इसलिए जो लो लाइंग एरिया है, जो निचान वाले विस्तार है हमारे, वहाँ पर पानी भरने का संकट था और अगर ज़्यादा बारिश आए तो विश्वामित्री नदी अपनी 30 फुट तक भी पहुँचने की संभावना थी। इसलिए हमने लास्ट 2 साल से लोगों को अलर्ट पर रखा था। पर अभी ये खुशी के समाचार है कि विश्वामित्री नदी लास्ट 20 घंटे से अपना स्तर घटा रही है और लगभग 25 फुट से घटा के उसने 20.40 फुट तक आई है। मतलब 4 फुट से ज़्यादा विश्वामित्री नदी का लेवल नीचे गया है। बारिश की अभी संभावना बिल्कुल न्यूनतम है और इन सब फैक्टर को कंसिडर करते हुए विश्वामित्री नदी और भी नीचे जाएगी। डैम का पानी हमने अभी तक नहीं छोड़ा, वो अपने रूल लेवल से ऊपर है। डैम का पानी इसलिए नहीं छोड़ा कि यदि हम पानी छोड़ते तो यहाँ पर ऑलरेडी विश्वामित्री नदी 25 पे थी, तो ज़्यादा पानी का बहाव बाहर की तरफ भी हो सकता था, इसलिए उसका डैम का पानी नहीं छोड़ा। अभी भी हम उसको डैम का पानी नहीं छोड़ रहे हैं। विश्वामित्री नदी का लेवल अभी भी 2-3 फुट 4 फुट नीचे जाएगा, फिर परिस्थिति देख के हम डैम का पानी रिलीज करेंगे ताकि विश्वामित्री नदी इसी लेवल पे फ्लो होकर निकल जाए और किसी को भी कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पानी कहीं भी भराव ना हो। ये सब फैक्टर कंसिडर करते हुए अभी जो हमारा अलर्ट था वो अब अलर्ट नहीं है और निचान वाले विस्तार का अलर्ट था वो भी अब नहीं रहा और अभी हम सेफ जोन में। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता मामले फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। वडोदरा में 27 अगस्त को आई बाढ़ को 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बाढ़ प्रभावितों को सरकारी आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। सयाजीगंज विधानसभा की परशुराम भट्टा में नटराज टाउनशिप में जिस शख्स ने जान गंवाई है उसे भी अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। इन मामलों पर वडोदरा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की बात कही गई है। वडोदरा शहर में लगभग एरिया बाकी है, 30-40% थयुं हशे ने, ए बी लोकोना घरे पैसा नहीं पहुंचे। सवाल ए कि कलेक्टरश्रीए एवं कीधेलुं कि 4-5 दिवस में थई जशे अने सरकारी जगह कोईए दबाण कर्युं हशे तो महीना में हूँ तोड़ी नाखीश। आज महीनानी ऊपर थई गयुं छे अने खास करीने अमे आया था कि माधुरी करीने दीकरी छे, नटराज टाउनशिप में रहे छे। ए 3 दिवस सुधी पानी भराई रह्युं, एनो पति नीचे नहीं उतरी शक्यो, दवाई नहीं मळी अने माणस ऑफ थई गयो। कायदानो अभाव, कायदानुं ज्ञान नहीं, એટલે અંતિમ વિધિ કરી દીધી। પણ ટીવીમાં આવ્યા પછી પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓએ એને પૈસા આપ્યા, પણ સરકારમાં બેઠેલા સરકારે જે કરવું જોઈએ, કાળજી રાખવી જોઈએ, ત્યાં હજુ સુધી લોકો પહોંચ્યા નથી। કેશ ડોલ તો ધીમી ગતિના સમાચાર ચાલે છે। અલા લોકોને જરૂરત આજે હોય, લારીવાળાનું બધું ગુમાવી દીધું હોય તો અંદર માલ ભરવા માટે બી પૈસા જોઈએ કે નહીં? સર્વે ચાલી રહ્યું છે, પેલું ગાળો ચાલે ને, માળખેડ ચાલ્યો જાય છે, આ પ્રમાણે સરકાર ચાલતી હોય યાર। કેશ ડોલ મળી જવી જોઈએ, ઘર વખરીનો સામાન મળી જોઈએ। ઝોપડપટ્ટીમાં અનાજ મળી ગયો તો છોકરાઓને ખવડાવવા માટે અનાજ જોઈએ યાર। નાની નાની દુકાનોમાં નુકસાન થયું તો તાત્કાલિક મળવા જોઈએ। એની જગ્યા પર સર્વે કરવા જાય તો ભલે તારી પાસે રેશન કાર્ડ નથી, તારી પાસે બેંકમાં ખાતું નથી, એટલે રૂપિયા ના હોય તો ના ખોલે ખાતું, એટલોય ભાન નથી। અને ના હોય તો તમે આજુબાજુવાળાને પૂછી દો કે ભાઈ અહીંયા રહે છે કે નથી રહેતો, અને ઘરમાં જઈને જોઈ જાઓ પલળ્યું છે કે નથી પલળ્યું। વડોદરા શહેરના ભ્રષ્ટ શાસકો, ભ્રષ્ટ બીજેપીના નેતાઓના પાપે આ વડોદરા પાણીમાં ડૂબ્યું। 1 વખત નહીં, 2 વખત નહીં, 3 વખત આ વડોદરા શહેરના લોકોના ઘરોમાં, દુકાનોમાં પાણી આવ્યા, લોકોને આર્થિક નુકસાન થયા છે। આ કલેક્ટર ઓફિસથી જે આર્થિક સહાયના નામે, જે સર્વેના નામે જે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે, ભ્રષ્ટાચાર એટલા માટે કહું છું કે આજે પણ વડોદરા શહેરના 50% વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં સર્વે થયો નથી, જ્યાં આર્થિક સહાય નથી પહોંચી। ખોડિયારનગર 4 રસ્તા, વારસિયા રિંગ રોડ, મુજમવડા, અકોટા, નટરાજ ટાઉનશીપ, કારેલીબાગ, આનંદનગર, વડોદરા શહેરનો સમા, હરણી, મુજમવડા, દંતેશ્વર, તરસાલી, બધા બહુ વિસ્તાર 50% વિસ્તાર એવા છે। આ વડોદરાના કલેક્ટર જે ચૂંટણીના મેઇન સર્વોચ્ચ કે અધિકારી કહેવાય, જ્યારે ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે કલેક્ટર તમે વડોદરાના બધા મતદારોના ઘરે વોટર સ્લીપ પહોંચાડો છો, બધાનો ડેટા છે, તો લોકોના ઘરોમાં પાણી ગયા તો પૈસા કેમ નથી પહોંચાડતા? ત્યારે એવું કહે છે કે અમારી પાસે ટીમ નથી। અને આ કલેક્ટરના અંડરમાં જે 4 મામલતદાર આવે એમાં જે ઉત્તર, દક્ષિણ અને પશ્ચિમના જે મામલતદાર છે એ પ્રજાનો નહીં, અમારો ફોન નથી ઉપાડતા।
કારણ કે એમની પાસે ટીમ નથી, સ્ટાફ નથી. તો મુખ્યમંત્રી અને આ ગુજરાતના ગૃહમંત્રી, તમે જે મોટી મોટી વાતો કરો છો, ભાષણ આપો છો કે અમે આટલા રૂપિયા મોકલ્યા, તો આ કરોડો રૂપિયા કઈ ગયા? શું એમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે? લોકોના ખિસ્સામાં ગયા છે આ પૈસા? પ્રજા સુધી તો પૈસા પહોંચ્યા નથી, તો એ પૈસા પહોંચ્યા કઈ? લોકોના ખિસ્સામાં ગયા. અને આ વડોદરાના કલેક્ટર, આ બધા અધિકારીઓને ભ્રષ્ટ શાસક હોય તો ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મારો. જે યુવાન દીકરાએ જીવ ગુમાવ્યો નટરાજ ટાઉનશીપમાં, મનોજ પાટીલ કરીને, અને એમના ઘરનો કમાઉ દીકરો જેને આ પાણીના પૂરમાં જીવ ગુમાવ્યો, એના પરિવારને આજે રજૂઆત કરવા આવવું પડે છે. શરમ આવી જોઈએ આ લોકોને. આર્થિક સહાય અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ માંગણી કરી હતી, આપ સૌ સાક્ષી છો કે 25 લાખ રૂપિયા જે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે એમના ઘરમાં પૈસા આપવા જોઈએ. 1 રૂપિયો નથી પહોંચ્યો અને જોવા નથી ગયા. એટલા જાડી જામડીના છે કે માનવતા પણ ભૂલી ગયા. શરમ નથી આવતી આ લોકોને. પોતે તો એર કન્ડિશન કેબિનો વેડીને સરકારનો પગાર ખાય છે. આ પ્રજા વેરો ભરે છે ત્યારે આ બધાને પગાર મળે છે. પણ જે પ્રજા વેરો ભરે છે એ પ્રજાને તડછોડી દીધી અને પ્રજાને તમે પાણીમાં ડૂબવા માટે મૂકી દીધી. અને એમના નેતાઓ જ્યારે ગૃહમંત્રી આવે અડધી રાત્રે, મુખ્યમંત્રી આવે ત્યારે વાતો આવી કરે કે ભાઈ તમે વડોદરા શહેરને તમે કેમ ના બચાવ્યું, તમે કેમ પાણીમાં ડૂબવા દીધું? તો મુખ્યમંત્રી પણ તમે જવાબદાર, ગૃહમંત્રી તમે જવાબદાર. વડોદરા શહેરના નાગરિકો 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમશે ને ત્યારે એમને ન્યાય નહીં મળે, પણ એમને તમે આર્થિક સહાય આપો. આ વડોદરા પાણીમાં ડૂબ્યું ત્યારે એમને ન્યાય મળશે. એમના ડેપ્યુટી મેયર, એમના ધારાસભ્યો, એમના સાંસદ બધા કઈ ખોવાઈ ગયા? ચૂંટણી વખતે તો હાથ જોડીને વોટ માંગવા ગયા, લાખો વોટ આપ્યા, લાખો રેકોર્ડ બ્રેક વોટ આપ્યા. પણ આ ભાજપના નેતાઓએ, આ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓએ આ વડોદરાને પાણીમાં ડૂબાડવામાં રેકોર્ડ બ્રેક કરી નાખ્યો. 3 વખત પૂર આવ્યું. આ ગુજરાતમાં હાઈએસ્ટ પૂર આ વડોદરામાં આ ભ્રષ્ટ શાસકોના પાપે આવ્યું છે. અગાઉ પણ રજૂઆત કરી છે. કલેક્ટરે અમને 3 દિવસનો ટાઈમ આપેલો. કલેક્ટર જુઠ્ઠું બોલ્યા છે. વડોદરાના પ્રજાની માફી માંગવી જોઈએ આ બીજેપીના નેતાઓએ અને આ કલેક્ટરે. આજે એમના પ્રજાપતિ સાહેબને આપ્યું છે 2 દિવસ સમય આપ્યો છે. જો 2 દિવસમાં નહીં થાય तो आंदोलन लेने मोर्चो लेने आईसू। गुजरात के सावरकुंडला के नवा गांव में ढोलकिया फाउंडेशन सुजलाम सुफलाम और ग्रामीणों की सहभागिता से डैम जैसा सरोवर बनाया गया है। पानी के लिए सरकार पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए सावरकुंडला तालुका के छोटे से गांव नवा गांव जाम्बुड़ा में ढोलकिया फाउंडेशन ने एक उम्दा पहल की है, जिसमें सुजलाम सुफलाम और गांव और ग्रामीण के सहयोग से एक बड़ा सा तालाब बनाया गया है, जो सरोवर के डैम जैसा दिखता है। इस सरोवर का नाम श्री हरिकृष्ण सरोवर रखा गया है और यहाँ पानी का संग्रह कर जरूरत पड़ने पर यहीं से लोगों को जल आपूर्ति करने की योजना बनाई गई है। गांव के लोगों का मानना है कि सोनी योजना का पानी इस डैम में दिया जाए तो कई गांव के लोगों को सुचारू रूप से पानी मिल सके। 5 से 7 बीघा में यह सरोवर का पानी भरा हुआ है और करीब 5 लाख लीटर पानी संग्रह हो सके, इस तरह इसे बनाया गया है। यहाँ आसपास पेड़ पौधे लगाकर हरियाली क्रांति का सपना साकार करने की कोशिश भी की जा रही है। अमरे आ जूनो डेम हतो वर्षो पहेलानो ई उकेरी अने अमने सौजीभाई धोळकियाने मळ्या आ उकेरवा माटे अने 18 થી 20 लाख फावो थेलो अने ई अमे 90 दिवस आमा ईटासी नाख्युं। एक दिवसનું પર ડે નું 5000 લીટર પાણી ની માટે કાઢતું એવું હવે 90 દિવસ આક્યું। એટલે ઈ આ ડેમ છે અને ડેમ લગભગ 1 કિલોમીટર લાંબો છે। એટલે 1 કિલોમીટર લાંબો છે એટલે આમાં પાણી લગભગ આવા 4 ડેમ છે આની નીચે અને 4 ડેમ ભરાઈ ચૂક્યા આ મોટા ડેમ ને હિસાબે। હવે અમારું એવું છે કે આવતા વર્ષે અમને સરકાર શ્રી આમાં સૌજીભાઈ ધોળકિયા ફાઉન્ડેશને અમને મશીન આપ્યું, પણ હવે અમારો એવી રજૂઆત છે, અમારા મરડાના સરપંચે રજૂઆત કરેલી છે કે અમને આમાં સૌની યોજનામાં આ ડેમ લઈ લો, પણ અત્યારે હું રજૂઆત અમારા ધારાસભ્યશ્રીને રજૂઆત અમે કરીએ છીએ કે અમને આમાં સૌની યોજનામાં લઈ લો। અમારે અહીંથી એક ખેતરવા 1000 વીઘાનું જંગલ છે, ન્યાય પ્રાણી પાણી પીવે અને અહીંયા 2 જગ્યાએ પીવે અને અહીંથી લગભગ વીજપડી ગાંડલા શીખલી અને સેલું ડેમમાં પાણી વયું જાય છે અને અમારી જમીન અત્યારે 5 લાખ ભાવ છે। આમાં જો સૌની યોજનાનું પાણી આવ્યું ને તો 15 લાખ વીઘો ન મળે। गुजरात के अहमदाबाद में नवरात्रि के त्योहार के चलते अहमदाबाद पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक विशेष वीडियो बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा पर विशेष टिप्स दिए गए हैं। अमदावाद शहर पुलिस दीकरीओनी सुरक्षा माटे आपी रही है खास संदेश। तो आओ આપણે સૌ મળીને તેને અનુસરીએ અને નવરાત્રીમાં મહિલાઓને સલામતી આપીએ, કારણ કે માતાજીની ઉપાસનાના આ પર્વમાં આપણી આસપાસની બહેન દીકરીઓની સુરક્ષાની જવાબદારી
આપણી છે। નવરાત્રીમાં કોઈ અજાણ્યા માણસો સાથે મિત્રતા કરવી નહીં। કોઈ અજાણ્યા માણસો જો તમને કોઈ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, ઠંડા પીણા કે પાણી અથવા કોઈ ખાદ્ય સામગ્રી આપે છે તો એને ક્યારેય લેવું નહીં કે ખાવું નહીં। અને આ ઉપરાંત જો તમને કોઈ અવાવરું જગ્યામાં કોઈ અજાણી વ્યક્તિ લઈ જાય છે તો તેમની સાથે ક્યારેય જવું નહીં। તમે જે સ્થળે ગરબા રમવા જાઓ છો એ જગ્યાનું લોકેશન તેમજ તમે જે મિત્રો સાથે જાઓ છો એનું નામ અને મોબાઈલ નંબર તમે પરિવારને જાણ કરશો। તેમજ તમારા મોબાઈલનું લોકેશન હંમેશા ચાલુ રાખશો। સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પરિચિતમાં આવેલી વ્યક્તિને મળતા પહેલા સતર્કતા રાખો। આવી વ્યક્તિ તમારું ફેક આઈડી બનાવીને મિત્રતા કેળવવાના બહાને તમને મળવા બોલાવે છે તો આવી વ્યક્તિ તમને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે। નવરાત્રી એ માતાજીની ઉપાસનાનો તહેવાર છે અને મહિલાની સુરક્ષા એ આપણા સૌની જવાબદારી છે। તેથી કોઈ પણ યુવક કે તેની આજુબાજુ ગરબે રમતી કોઈ પણ મહિલા વિરુદ્ધ ખરાબ ટિપ્પણી ન કરવી જોઈએ, અપમાનજનક શબ્દનો ઉચ્ચાર ન કરવો જોઈએ, છેડતી ન કરવી જોઈએ, સીટી મારવી કે એવી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ન કરવી જોઈએ। જો આવું કરવામાં આવે તો તમારા વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી થઈ શકે છે। ગરબા સ્થળે આવવાનો રસ્તો હંમેશા ભીડભાડ વાળો અને શહેરનો મુખ્ય માર્ગ હોય એવો પસંદ કરો। કોઈ પણ અજાણ્યો રસ્તો કે જ્યાં અંધારું છે એવો રસ્તો પસંદ કરવાનું ટાળો। કોઈ પણ સગીર વયની બાળાને તેમની માતા પિતાની જાણ બહાર એકાંતમાં લઈ જવી એ પોક્સો હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો છે। કોઈ પણ મહિલાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ તેનો પીછો કરવો, મોબાઈલ નંબર માંગવો અથવા ફોટો કે વિડીયો તેની જાણ બહાર ઉતારવો એ સજાપાત્ર ગુનો બને છે। જો આવું કૃત્ય કરવામાં આવે તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક સાધવો। નવરાત્રી દરમિયાન અજાણ્યા વ્યક્તિની લિફ્ટ આપવાનું કે લિફ્ટ લેવાનું ટાળશો। કોઈ વાહન મેળવવા મુશ્કેલી જણાય તો પોલીસનો સંપર્ક કરશો। નવરાત્રી એ મોકો નહીં પણ જવાબદારી છે। આપની સુરક્ષા માટે મહિલા ક્રાઇમ તથા શી ટીમની ટીમો નવરાત્રી દરમિયાન સતત અને સઘન પેટ્રોલિંગ કરશે। તો આવો આપણે સૌ माताजीना पर्व ने शांतिपूर्ण રીતે ઉજવીએ। गुजरात के वडोदरा फायर ब्रिगेड के इंचार्ज फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट को सस्पेंड कर बड़ी कार्रवाई की गई है। गुजरात के वडोदरा में इंचार्ज के फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट के खिलाफ आखिरकार बड़ी कार्यवाही की गई है। पिछले कई दिनों से फायर ऑफिसर के खिलाफ कई सारी शिकायत मिल रही थी और शहर में बाढ़ जैसी स्थिति के दौरान फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारी अमर सिंह ठाकुर के साथ मारपीट मामले पार्थ ब्रह्मभट्ट के साथ साथ शिकायतकर्ता अमर सिंह ठाकुर और अमित राव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने उन पर अनुशासन भंग की कार्यवाही करते हुए उन्हें अपनी ड्यूटी से हटा दिया है। इस मामले पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने एक्शन दिखाते हुए ये कार्यवाही की है और फिलहाल निकुंज आजाद को इंचार्ज चीफ फायर ऑफिसर का चार्ज सौंपा गया है। वहीं एफआईआर के बाद से ही चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट फरार हो गए हैं। જે ગઈકાલે જે વિડીયો ક્લિપ વાયરલ થયેલી એ અનુસંધાને ફાયર વિભાગના જે એચઓડી છે એમની પાસેથી અહેવાલ મંગાવવામાં આવેલો હતો। એ અહેવાલમાં એક અધિકારી અને બે કર્મચારી સૈનિક એમાં શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ, એમના સૈનિક શ્રી અમરસિંહ ઠાકોર અને બીજા અમિતભાઈ રાવ એમને કોઈ ફૂડ પેકેટ બાબતે કંઈ બોલાચાલી થઈ હશે અને સંઘર્ષ થયો હશે એ બાબતનો અહેવાલ મળેલો છે। અને એ અનુસંધાને અને વિડીયો ક્લિપમાં જે શ્રી પાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ સામે જે રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે કે એમની સાથે મારામારી અને ગાળાગાળી કરવામાં આવેલી છે એ અનુસંધાને જે અહેવાલ મળ્યો છે એ અનુસંધાને આપણે ત્રણેય જે અધિકારી છે અને કર્મચારી છે અત્યારથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે। મેં કહ્યું પ્રમાણે એ ત્રણેય જે ફૂડ પેકેટ બાબતે એમનો કોઈ સંઘર્ષ થયો હશે, બોલાચાલી થઈ હશે અને એના કારણે જે પ્રશ્ન સમગ્ર સર્જાયો છે એ બાબતે એમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। એમાં કોઈ મુદત નથી। આમાં તો જે સરકારશ્રીના નિયમો છે એ પ્રમાણે પછી સસ્પેન્શન સમીક્ષા કરવામાં આવતી હોય છે અને એના આધારે એને લંબાવવું કે કેમ નિર્ણય કરવામાં આવતો હોય છે। અત્યારે અમને આપણે જે ધારાધોરણ છે એ મુજબ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે। જે અત્યારે પ્રાથમિક રિપોર્ટ જ મળ્યો છે કે જે સમગ્ર બાબત શું બની હતી। હવે એનો ડિટેલ રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવશે અને ડિટેલ રિપોર્ટમાં કોઈ એવી બાબત જણાશે તો એની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આપણે જે પોલીસ તપાસની વાત કરી છે એ આખો સમગ્ર મામલો જે છે પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે તો એમાં સમગ્ર બાબત પોલીસ વિભાગ હસ્તકની છે, એમાં અમે હસ્તક્ષેપ કરી શકીએ નહીં, પરંતુ એમાં કોઈ તારણો આવશે તો એમાં અમે જે નિયમસર કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે કરવામાં આવશે। ના, અત્યાર સુધી પોલીસ વિભાગ તરફથી આ બાબતે અમને કોઈ કોમ્યુનિકેશન મળેલ નથી। જે નિયમસર જે અમારે એક સરકારી કચેરી તરીકે જે કરવાપાત્ર થતું હશે એ કામગીરી કરવામાં આવશે। એમનો હવાલો છે જે સ્ટેશન ઓફિસર છે શ્રી નિકુંજ આઝાદ એમને આપવામાં આવેલો છે। હા, એટલે મેં અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે એમની સામે જે પ્રાથમિક તપાસ થઈ છે એમાં ફૂડ પેકેટ બાબતે એમને જે બોલાચાલી કે સંઘર્ષ થયો છે એના અને વિડીયો ક્લિપમાં જે બાબત જાણવા મળે છે એ સમગ્ર બાબતે
આવરી લઈ અને અમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે. ડિટેલ હવે જે અમારે રિપોર્ટ મંગાવવાનો થાય એમાં કોઈ બીજી વધારાની માહિતી મળે, એમાં કોઈ કચેરી કાર્યપદ્ધતિનો કોઈ લોપ થતો હોય तो ये प्रमाण कार्यवाही करवाना है. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રાન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈલ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी दूषित होने के मामले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एसटीपी और ड्रेनेज प्रोजेक्ट के अधिकारियों के भ्रष्टाचारों को एएमसी के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने उजागर किया है. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ड्रेनेज प्रोजेक्ट और एसटीपी प्रोजेक्ट के अधिकारी भ्रष्टाचार छुपाने के लिए एक और भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं. पिछले 3 वर्ष से लगातार हाईकोर्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को साबरमती नदी के पॉल्यूशन मामले पे बार बार फटकार लगाता है. वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सुधरने का नाम नहीं ले रहा और फिर लगातार पिछली 3 स्टैंडिंग कमेटी में हाईकोर्ट में चलती पीआईएल के नाम से एसटीपी और ड्रेनेज प्रोजेक्ट के द्वारा करोड़ों रुपए के काम लेकर आए हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में चलती पीआईएल के लिए ये काम लेकर आए हैं. लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठाती है कि एक तरफ इतने करोड़ों रुपए का खर्चा पिछले सालों में भी कई बार हुआ, लेकिन साबरमती नदी हो या अहमदाबाद शहर में चलती ड्रेनेज लाइन हो या एसटीपी स्टेशन हो, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार पाया गया और अभी फिर से करोड़ों रुपए का काम लेकर आए हैं. आज कांग्रेस पार्टी ने कमिश्नर श्री को पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि हाईकोर्ट में चलती पीआईएल के नाम पर कितने रुपए का बजट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खर्च कर रहा है और उन तमाम खर्च पर एक कमेटी की रचना की जाए और इस कमेटी के जरिए उन कामों का देखरेख किया जाए, क्योंकि कई वर्षों पहले भी
इन्हीं कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया गया था। अभी हाईकोर्ट के नाम पर फिर से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में करोड़ों रुपए के ठराव और टेंडर्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ड्रेनेज प्रोजेक्ट के अधिकारी फिर से एक और भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इसलिए कमेटी की रचना की जाए और सही ढंग से हर कार्य का इंस्पेक्शन किया जाए। छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर निकट भारत ब्रिज के पास टूटे हुए डायवर्जन की जगह नया ऑल वेदर डायवर्जन बनाने की मांग की जा रही है। पावीजेतपुर निकट भारत ब्रिज के पास बनाया गया डायवर्जन टूट जाने से सड़क बंद हो गई है। ऐसे में यहां नया डायवर्जन बनाने की मांग की जा रही है। 29 जुलाई 2023 को भारी बारिश के चलते ब्रिज धुल गया था और सड़क बंद करने की नौबत आई थी, जिसके बाद नदी के तट में 2.34 करोड़ की लागत से डायवर्जन बनाया गया, लेकिन वह भी 24 अगस्त को बाढ़ में धुल गया और सड़क बंद हो गई है, जिससे लोगों को आधे किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर घूमकर जाने की नौबत आई है। ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। पुल बेसी जता वाहनों की अवरजवर बंद करवामां आवी। बंद करवाथी 3 महीना अगाऊ जे सादो डायवर्जन बनावी माननीय धारासभ्य राजूभाई राठवा साहेबे ऑल वेधर डायवर्जन की मांगणी करवा छतां सादो डायवर्जन बनावता सामान्य पाणीनी अंदर आ वर्षे धोवाण थता लोकोने छोटाउदेपुर पावीजेतपुर आजूबाजूना दरेक गामडाओने बहु मुश्केली पड़े छे। खाली अर्धो किलोमीटरना अंतरनु जे छे एना लीधे 40 किलोमीटर आजूबाजू फरવું પડતું હોય तो पब्लिक ने खूब मुश्केली पड़ती होवा छतां हमारी एवी मांगणी छे कि ऑल वेधर डायवर्जन बने तो पब्लिक ने राहत रहे। 2.34 करोड़ना खर्चे बनाववा सामान्य पाणीमां धोवाई गयुं। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया में दिन दहाड़े बाइक सवार को लूट लेने के मामले हड़कंप मच गया है। भरूच जिला के झगड़िया के करार गांव निकट बाइक पर जा रहे 40 वर्षीय शख्स को 2 अज्ञात लोगों ने लूट लिया। राजपाड़ी के कल्पेश पटेल जब नौकरी पर जा रहे थे तब 2 बाइक सवारों ने उन्हें रोककर चाकू दिखाकर सोने की चेन और 2 अंगूठी लूट ली। 1,47,000 की इस लूट मामले घटना के पीड़ित कल्पेश पटेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। मैं सवारे 8:22 हूँ नौकरी पर जतो तो करार गामना घरनारा नीचे मारी पासे बाइक हती એટલે તે બાઇકની આગળ ઊભા રહીને 2 જણાએ સ્ટીરિંગ પકડી લીધું પાણીની અંદર ઊભેલા હતા તો મેં બાઇક ધીમી પાડી દીધી અને ગરા પર છરો મારા મૂકી દીધો એટલે ભાઈ એક જણ એવું બોલ્યો કે ગુસ્સા દો ચપ્પુ એટલે મેં એને એવું કીધું કે ભાઈ તું મારતો ના મને મારી પાસે જે છે તે હું તને આપી દઉં ખુશીથી એટલે મારી એને પહેલા એમ કહીને ચેન તોડી લીધી ચેન તોડી પછી એને વીંટી કાઢી બીજી એક વીંટી નથી નીકળતી એટલે મેં જાતે કાઢીને આપી દીધી ને પછી એ લોકો કેનલની બાજુમાં રસ્તો જાય છે તે રસ્તે ચાલતા ચાલતા જતા રહ્યા અને સીધું પોલીસ સ્ટેશને જઈને ફરિયાદ નોંધાઈ દીધી। આજ રોજ ઝઘડિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક બનાવ બનવા પામેલ છે જેની માહિતી એવી છે કે અવિધા બાજુથી એક વ્યક્તિ સવારના જઈ રહ્યા હતા એ દરમિયાન રેલવે પાટાની નીચે જે ગરનાળું છે ત્યાં આગળ કેટલાક લોકોએ તેને આંતરી ગળા પર છરો મૂકી અને સોનાની ચેન તથા વીંટી એ લઈ લીધી છે તે પ્રકારની ફરિયાદ પોલીસને મળેલ છે। આ બાબતે પોલીસ છે એમણે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, ગુનો દાખલ કરી દીધો છે તથા ફરિયાદીએ આપેલી માહિતીના આધારે આગળ આ ગુનાને ડિટેક્ટ કરવા માટે પોલીસ છે ટીમો બનાવીને કામ કરી રહી છે। એલસીબીની ટીમ તથા સ્થાનિક પોલીસની ટીમ એમાં ટીમ બનાવીને કામ કરી રહી છે અને डिटेक्शनના प्रयत्नो हाल में चालू है। गुजरात के मेहसाणा के गेस्ट हाउस में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। गुजरात के मेहसाणा में नाबालिग के ऊपर दुष्कर्म मामले कांग्रेस द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले विजय रावत समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेहसाणा तालुका पोलीस स्टेशन ની અંદર તારીખ 26/9 રોજ એક 16 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી હતી, જે અનુસંધાને પોલીસ કઈ જગ્યાએ જે દુષ્કર્મ થયું ત્યાંથી વિવિધ પુરાવા એકત્ર કરવાની કામગીરી, આરોપીઓની ઓળખ કરવાની કામગીરી, આ તમામ પ્રકારની કામગીરીની અંદર લાગેલી હતી। પોલીસને આરોપીઓની
છેલ્લા 2 દિવસની અંદર પોલીસને લોકેશન મળતા હતા અને તેની પાછળ પોલીસ એમને ટ્રેસ કરતી હતી. આ અનુસંધાને ટોટલ 4 આરોપી પોલીસે અરેસ્ટ કરેલા છે. મુખ્ય જે આરોપી છે વિજય રાવળ, તેને પોલીસે ગઈકાલે રાત્રે અરેસ્ટ કર્યો છે. એ સિવાય તેના સાથી આરોપીની અંદર રાહુલ રાવળ, ચિંટુ ઠાકોર અને કુલદીપસિંહ વાઘેલા નામના જે આરોપી છે તેમની પોલીસે અટક કરેલી છે. આ સિવાય જે જગ્યાએ આ દુષ્કર્મ થયું તે ગેસ્ટ હાઉસના સંચાલક સંજય સથવારા, જેઓ હજુ વોન્ટેડ છે. પોલીસની ટીમો તેમને ટ્રેસ કરી રહેલી છે. સત્વરે તેમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર બાબતે પોલીસે 2 દિવસની અંદર પોલીસને ફરિયાદી પક્ષે અન્ય રજૂઆતો પણ મળેલી હતી કે કોઈ સમાધાન માટે થઈ અને તેમને પ્રેશર કરી રહેલ છે. તો આજે ફોન નંબર ઉપરથી તેઓને ફોન આવેલા હતા. તેઓ વિરુદ્ધ પણ પોલીસ દ્વારા ગઈકાલે ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા છે અને તે અનુસંધાને પણ અત્યારે કામગીરી ચાલી રહેલી છે. જે ભોગ બનનાર બાળકી છે તેનું કોર્ટની અંદર ગઈકાલે પોલીસે 164 જે જૂનું CRPC છે તે મુજબનું નિવેદન કોર્ટ રૂબરૂનું કરાવેલું છે અને બાકીના અત્યારે અન્ય એવિડન્સીસ કલેક્ટ કરી અને આરોપી વિરુદ્ધ આરોપીને ટ્રાયલ દરમિયાન કોઈ પણ રીતે આરોપી છૂટી ના શકે અને મજબૂત પુરાવાના આધારે કડકમાં કડક સજા થાય તે મુજબ અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચલાવી રહ્યા છે. ત્રણ જે અન્ય આરોપીને લેવામાં આવે છે તેમનું શું અમારો રોલ હતો? અત્યારે 4 આરોપી છે, જેમાં મુખ્ય એક જે આરોપી છે વિજય રાવળ, જેને આ દુષ્કર્મને અંજામ આપેલો છે. એ સિવાય અન્ય રાહુલ રાવળ છે, જે તેના માટે થઈ અને આ જગ્યા ગેસ્ટ હાઉસની અંદર બુક કરાવવાનું ને એનો રોલ ખોલેલો છે. તે સિવાય જે ચિંટુ ઠાકોર છે, તેણે જે આ આરોપી છે તેની સાથે રહી અને છોકરીને માર મારતા હતા. અને જે અન્ય એક આરોપી આપણે અત્યારે એરેસ્ટ કર્યો છે કુલદીપસિંહ વાઘેલા, તેણે વિજયવતી ટેલિફોનની અંદર અંગ્રેજીની અંદર ચેટિંગ છોકરી સાથે करेलू होવાનું અત્યાર સુધી તપાસની અંદર आता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में युवक का अपहरण करने मामले ग्रामजनों ने चक्का जाम किया। मंदसौर में सीतामऊ की काचरिया के रहने वाले शिवलाल का अपहरण हो गया था। अपहरण के बाद उसे नशे का इंजेक्शन देकर कृषि उपज मंडी के पास फेंक दिया गया। घायल युवक ने परिजनों के साथ मिलकर मामले की पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले के उजागर होने पर ग्रामीणों ने सीतामऊ में सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की। घर से मोबाइल दवा लेना आया था खासर के घर, क्या 3-4 दिन पहले। मैं बस ये मोबाइल के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी और घर से बोला तो मम्मी ने इसने कि सामान लेके आ जाना, तो मैं गाड़ी में खड़ी करके सामान लेना गया। थोड़ा आगे चला, वहाँ से गाड़ी में बिठा लिया मेरे को। 4 जने थे साथ, मेरे को पहचान में नहीं आया। क्या पता 15-20 मिनट से गाड़ी चलाई उन्होंने और उतार दिया नीचे और बाद में इंजेक्शन दे दिए। वो काय मतलब पतरा की छाया ऐसे थी, वहाँ रख रखा था। जैसे ऐसे नहीं मांगे, दूसरा नाम पूछा उसने, वो फिर बोल रहे ऐसे ऐसे बातें अंदर बातें करते रहे। मेरे को भी थोड़ा मंडी से थोड़ा आगे मैं थाने पे गया था, वहाँ साहब मेरे को फोन लगा तो मेरे घर पे, तो बोले कहाँ से आए? अभी कहाँ फोन लगा तो कौन लेने आएगा तेरे को, ऐसे बोल के मम्मी वहाँ से फिर निकल गया। मेरे को क्योंकि अकेला था मैं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं पड़ रही थी। फिर मैं यहाँ गुरुकृपा होटल के यहाँ आया, वो एक बंदे ने वो बोला, वो फोन लगा दिया उसने। उसका होती था उतना मैं बेहोश रहा और बाद में धीरे धीरे मेरे को सपोर्ट आने लगी। ये शनिवार को सुबह 10 बजे घर से निकला था और करीब 11:15 बजे सीतामऊ पहुंचा। यहाँ पे इसकी गाड़ी खड़ी करके और इसको यहाँ से 4 जवान उठा के ले गए। कोई अनजान व्यक्ति थे सर, ये उसने यहाँ से वो लगा के आगे जाके इसको इंजेक्शन लगा दिया हाथ पे, और वो हाथ वो पूरा शरीर सुनो उसको मालूम ही नहीं कहाँ पे लगा है। जिससे आधे घंटे करीब गाड़ी चली इसकी जीप, और वहाँ पे उतार के और इसको बांध दिया हाथ, दोनों हाथ और पाँव कुर्सी पे बिठा के। उसके बाद में उससे वो 4 आदमी उसके साथ में बातचीत, 2 आए बातचीत करते रहे। क्या कोई रंजिश कोई झगड़ा नहीं है किसी से। ये सीतामऊ आज आए सब, अभी आए और थाने से थोड़ा आगे उसको फेंक गए और वहाँ से थाने में गए तो थाने में इसकी कोई मदद नहीं हुई। वहाँ से धीरे धीरे चल के लंगड़ा चल के गुरुकृपा होटल पे आया।
उस दूसरे बंदे ने फिर इसने बोला कि मेरे फोन लगाते, फिर इसके मेरे भाई के फोन लगाया उसने, उस नंबर फिर मैं दौड़ के आया, उससे सबने आवाज उठी, पूरे गांव के हम यहाँ पे आ गए। मामला यह है कि 8 दिन में यह दूसरी घटना हो गई है। पहले हमारे गांव का व्यक्ति प्रकाश जाट जो यहाँ से निकला था दिन में 4 बजे, उसको पीछे से शीशे फोड़कर उसका बियर की बोतल से उसका सिर फोड़ दिया जाता है और वो गाड़ी वहां छोड़कर भाग जाते हैं। गाड़ी पर यहाँ पड़ी, उसका भी आज तक इनको कोई पता नहीं चला। 4 दिन से ये लापता था। आज हम इस मामले को लेकर आए कि 4 दिन से लापता शिवलाल जाट को गंभीर अवस्था में पुलिस थाने के सामने गाड़ी से नीचे छोड़कर भाग जाते हैं। वो थाने में जाता है, किसी स्टाफ से बात करता है कि मेरे घर पर फोन लगाओ, मैं 4 दिन से लापता हूँ, गंभीर अवस्था में, वो बेहोशी की हालत में, तो उसको वहां से भगा देते हैं। वो गुरु कृपा होटल पे आकर कोई महेश माली नाम का आदमी आता है और वो एक अच्छा आदमी था, तो उसने फोन लगाया, घर से उसके भाई दिनेश जाट को बुलाया और वो आए और उसको यहाँ पर जिला अस्पताल, वहाँ पर सरकारी अस्पताल ले गए और वहाँ पर उसको उपचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में प्रदेश कांग्रेस द्वारा इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम अंतर्गत राजनीति में महिलाओं को आगे लाने की कवायद की गई। अहमदाबाद प्रदेश कांग्रेस द्वारा इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को कांग्रेस में जुड़ने का आह्वान करते हुए उन्हें ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने की बात पूर्व सांसद अमी याग्निक ने कही है। 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने एक शक्ति अभियान इंदिरा फेलोशिप एक प्रोग्राम लॉन्च किया। महिला जो राजकीय क्षेत्र में आना चाहती है पर उनको कोई अवसर नहीं मिलता है, उनको पता नहीं होता है कैसे आऊँ मैं, इनको ये इंदिरा फेलोशिप में अगर वो पार्ट लें तो ये शक्ति अभियान से उनकी सशक्तिकरण हो जाएगी और राजकीय क्षेत्र में कैसे एक महिला आगे बढ़ सकती है उसका एक अनुभव मिलेगा, उसकी एक ट्रेनिंग मिलेगी और इसके लिए उसको सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है, एक मिस कॉल देना है और फिर अगर वो सिलेक्ट हो जाती है तो उनको ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऑनलाइन इंटरव्यू में वो क्लियर होने के बाद उनको 25 महिला की एक क्लब बनानी पड़ेगी। तो ऐसे करने से पूरे पिछले साल में अब तक अगर देखेंगे तो ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद हमारे पास कम से कम 28 स्टेट में 4,300 क्लब बन चुकी हैं 1 साल में। ये ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद जब वो क्लब बनाती है तो उनको उसके बाद उसको वो कैसे राजकीय क्षेत्र में समाज में जैसे एक राजकीय नेता की तरह कैसे आएगी, कैसे उभरेगी, क्या निर्णय शक्ति में उसको क्या सीखना पड़ेगा, वो सारी ट्रेनिंग उनको मिलेगी। और इस वजह से जिन महिलाओं को राजकीय क्षेत्र में आना है पर कैसे आए वो पता नहीं है, तो ये इंदिरा फेलोशिप इसके लिए है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसान और विपक्ष नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। इस मामले किसानों को एमएसपी के आधार पर दाम देने की मांग कांग्रेस की अगुवाई में सोयाबीन के व्यापारियों द्वारा की गई। सोयाबीन उग गई है, इतनी बड़ी हो गई है, किसान परेशान है, सब जगह बारिश हो चुकी है, किसानों की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए एवं बिगड़ी हुई फसल का सही दाम मिले और बाद में जो किसान परेशान ना हो, ये विनती आपसे। उनको साथ नहीं दिया सरकार ने, नहीं भाव बढ़ाया, कुछ नहीं, केवल समर्थन मूल्य जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान, जो समर्थन मूल्य जो उन्होंने निर्धारित किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 7,000 रुपये हम सरकार से मांग करते हैं कि 7,000 कम से कम किसानों को, तो उसमें सरकार को में 3,000 रुपये किसान को मिल सकते हैं। अभी की क्या स्थिति है सोयाबीन की? सोयाबीन में तो अब तो खराब है वो तो, अब वो उसकी वैल्यू मान लो आपके मात्र 2,000 रुपये कुंटल की रह गई है। अगर हम मार्केट में लेके जाएंगे इसको तो निकाल के भी अंकुरित तो हो गई, वो तो 50-60% अंकुरित हो गई। DAP वो 1,500 रुपये में दे रहे हैं, यूरिया की लाइन लगानी पड़ती है। और सरकार किसानों की सुनती नहीं है, किसान हितैषी बताती है लेकिन किसानों के हित में कोई अभी तक काम नहीं किया है। मतलब हर वर्ष कुछ न कुछ आपदा आ जाती है, उस आपदा का कोई है जो शिवराज सरकार ने अभी तक है, जो मोहन सरकार ने कोई है जो किसानों को फ़ायदा नहीं दिया। जिस तरह से कमलनाथ जी ने दिया था
बिना सर्वे मुआवजा दिया था। दीपावली ऐसे मनाई थी कि जो लोग खुश हो गए थे, लेकिन इस साल दीपावली मेरे को लगता है कि मायूस होकर मनाना पड़ेगी, क्योंकि फसलें सारी खराब हो चुकी है, फसलें अंकुरित हो गई है, बहुत हालत खराब है। कौन कौन सी फसलें खराब हुई? इसमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और ये अपने चंवला, सारी फसलें जो अभी जो रबी की फसलें वो करीब करीब है जो 100% खराब हो चुकी है। तो इसकी जो शासन से मांग करते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी को सभी जगह भेजें और इसका तत्काल सर्वे कराएं और तत्काल मुआवजा दें, किसानों को राहत प्रदान करें। और आइए अब गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर की खबरों पर डालते हैं एक नजर। शिनौर के साधली में रामदेव मंदिर निकट कच्चे मकान की दीवार धराशायी होने पर एक युवक बाल बाल बच गया। घर में रहने वाला परिवार रात को सो रहा था, उस दौरान अचानक कच्चे मकान की दीवार धराशायी होने की घटना घटी, जिसमें घर में रहने वाला परिवार बाल बाल बच गया है। करजण के किया गांव में एक मकान की कच्ची दीवार धराशायी होने से 5 बकरे मलबे में दबने की खबर भी सामने आई है। दीवार के बगल में ही बकरों को बांधा हुआ था, जिनकी दबकर मौत हो गई है। यह घटना करजण के किया गांव के चौहान फलिया में घटी। लगातार बरस रही बारिश के चलते पुराने मकान धराशायी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना में गरीब परिवार को 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। करजण और शिनौर पुलिस थाने में पकड़े गए विदेशी शराब के जत्थे का नाश किया गया। अलग अलग पुलिस थानों में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत यह शराब पकड़ी गई थी, जिसका करजण के बामन गांव की बंद कंपनी में नाश किया गया। करजण पुलिस द्वारा 3 करोड़ 86 लाख रुपए, शिनौर पुलिस द्वारा पकड़े गए 30 लाख रुपए की विदेशी शराब को इस मौके पर नष्ट किया गया। शिनौर में वडोदरा शुगर की 33वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा शुगर के अध्यक्ष जितेंद्र पटेल, करजण विधायक अक्षय पटेल समेत के समस्त उपस्थित रहे। पिछले 2 साल में शुगर मंडली में लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते साधारण सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात के अरवल्ली जिले में नवरात्रि के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है, जिसके लिए पूरे गुजरात में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गरबा आयोजकों के साथ साथ पुलिस ने भी सुचारू गरबा आयोजन के लिए कमर कस ली है। गुजरात के अरवल्ली में सुरक्षा के साथ माता जी की आराधना करने के लिए अरवल्ली पुलिस सतर्क बनी है। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई तैयारी पर जिला पुलिस अधीक्षक शेफाली बरवाल ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। हमने 27 शी टीम्स गठित किए हैं इस दफे, जो पूरे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में घूमती रहेंगी सिविल ड्रेस में। अगर कोई भी रोमियो या लोफर इन्हें दिखेगा तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारे 1200 होमगार्ड्स और जीआरडी की पूरी फोर्स भी तैनात होगी। 900 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी 24/7 पेट्रोलिंग में रहेंगे एवं पीआई और पीएसआई श्रीज के भी बंदोबस्त रहेगा। नेत्रम कंट्रोल रूम के 138 कैमरास पूरे मुडासा टाउन में सर्वेलेंस में रहेंगे। कुछ भी छोटे से छोटे बनाव बनने पर पीसीआर जो हमारी व्हीकल्स है वो जल्द से जल्द वहाँ तत्कालिक पहुँच जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ कहीं ना जाए। ये नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपना लोकेशन हमेशा कोई नोन रिलेटिव या तो अपने माताजी पिताजी किसी ना किसी ट्रस्टेड पर्सन को हमेशा शेयर करें। एवं आप बाहर जा रहे हैं, खाना पीना भी होता है, पर कोई भी अननोन व्यक्ति के हाथों से ना ही कुछ पिए ना ही कुछ खाए, हम इसका भरोसा नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में अगर कोई अफवाहें फैल रही हैं तो जल्द से जल्द पुलिस को कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक में, ट्विटर में, एक्स में और इंस्टाग्राम में, उसे आप लोग फॉलो कीजिए। उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आगामी दिवस में अच्छी अच्छी सूचनाएं आपके लिए देंगे। अगर कुछ भी शंकास्पद आपको कहीं लगता है, कोई शंकास्पद आदमी आपको कहीं लगता है जो किसी के साथ कुछ
आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो 100 नंबर एवं 112 में आप जब के जब डायल कर हमें बताइए। 181 जो महिला पुलिस हेल्पलाइन है उसमें भी आप डायल कर हमें बता सकते हैं। मैं सभी को शुभ नवरात्रि विश करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सपा सांसद अध्यक्ष अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी सरकार होने के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा गैंगरेप मामले डीएनए रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए मुस्लिम विरोधी सरकार होने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि वह इतनी ज्यादा उम्र का है और वह कैसे यह काम कर सकता है, लेकिन मुस्लिम के नाम पर भाजपा उन्हें बदनाम करना चाहती है। अगर उच्च न्यायालय रिपोर्ट ना मांगती तो यह रिपोर्ट कभी प्रकाशित ही ना होती। मोहित अब ये तो सबको पता था ना, पता था, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग भी किया था और ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके संज्ञान में थी और इसको दबाया था, टाला गया था और शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश ना होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी तब दिखाया गया, नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि इसमें कुछ नहीं आया है। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैध है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया इन्हीं इजाजतों को लेकर इस प्रदेश की जनता करेगी। अयोध्या में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर तिकोनिया पार्क में महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे और जिला अध्यक्ष राम जन्म वर्मा के नेतृत्व में बेमियादी धरने पर बैठे भाकियू नेता का धरना 59वें दिन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा के साथ हुई वार्तालाप के बाद किसान नेताओं ने खत्म कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इन समस्याओं को 15 दिनों में हल करने का भरोसा भी जताया है, जिसके बाद पंचायत में धरना खत्म करने का यह निर्णय लिया गया है। लगभग 2 महीना हो गया धरना देते। गांधीवादी तरीके से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता जिला अध्यक्षा सुमन पांडे के नेतृत्व में और डॉक्टर रामजन्म वर्मा के नेतृत्व में जो है यहाँ 2 महीने से लगभग बैठे हैं। 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सरकारी नाली को जबरदस्ती एक आदमी बंद कर दिया है, उसे खुलवाने की मांग है। सार्वजनिक गांव का रास्ता है, उसे जो है खुलवाने की मांग है। गंगा जली माता की जो पैमाइश की रिपोर्ट है, पैमाइश तो हुई लेकिन उसकी रिपोर्ट बनाने में आनाकानी और कतरा रहे हैं वो कानून को लेखपाल नायब तहसीलदार। इस तरह से 7 सूत्री मांग जो बहुत निम्न स्तर की मांगे हैं, निम्न स्तर के कर्मचारी ही इसे समाधान कर सकते हैं, इसमें लीपापोती करने में लगे हैं और इसका समाधान नहीं करना चाहते हैं। जो रामजीत पांडे के बारे में थी, जो उनको यदि उनका हेलमेट न होता, इस प्रकार प्राणघातक हमला हुआ, उनका जान केवल हेलमेट के जरिए अभी तक बचा हुआ है। अभी ना उनका पर्दाफाश हुआ, ना उनका रास्ता खुला। दूसरे में माता गंगा जली का है पैमाइश हुई, उनकी रिपोर्ट तक अभी तक नहीं आ रही। इतने लापरवाह शासन प्रशासन के चलते जो है कल से जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगने शुरू हो जाएंगे। हम लोगों को यहाँ से यह है भाई दुर्गा पूजा बैठना है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को रहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर दुर्गा पूजा बैठती है और इसलिए स्थान भी खाली करना है। हमारी समस्या भी अभी नहीं निपटती। 7 सूत्री मांगों में से अभी एक भी समस्या का निस्तारण समूह नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला अधिकारी करमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार में तहसील दिवस मनाया गया। तहसील दिवस के मौके पर पेयजल, अतिक्रमण, राजस्व, जल जीवन मिशन आदि से संबंधित 36 समस्याएं दर्ज की गयी, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के न पहुंचने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी दिए हैं। आज ये तहसील दिवस आयोजित हुआ है और तहसील दिवस में कुल 36 शिकायतें आई हैं आज,
और इसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से संबंधित हैं, कुछ आपसी झगड़े से संबंधित है, कुछ जल निगम और जल संस्थान की शिकायतें हैं। तो उन सभी शिकायतों पर जो है सम्यक निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और समय सीमा भी निर्धारित की गई है और सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि ससमय उचित निस्तारण करके उसको अवगत कराएं। और एक महिला भी आई थी जिनके बच्चों ने उनके घर से निकाल दिया है, उनके घर पर तत्काल पुलिस भेजी गई है उनके बच्चों से बात करने के लिए, उनको लेके आने के लिए। तो सभी को सम्यक समाधान किया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में दुर्गा उत्सव के दौरान यातायात और सुरक्षा संबंधित विषयों पर समितियों संग समीक्षा की गई। आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही के कई इलाकों में बड़े स्तर पर नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भागरूप एसपी भावना गुप्ता द्वारा अनुविभाग स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक यातायात व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस समीक्षा बैठक में नवरात्रि के पंडालों में लाइटिंग समेत की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, वॉलंटियर की नियुक्ति समेत के मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी आज हमने दुर्गोत्सव समितियां जो हमारे यहाँ पर मुख्यतः 3-4 जगह जो चिन्हांकित किए गए हैं, उन समितियों को यहाँ पर थाने में उनकी बैठक ली थी। इस दौरान हमने जो गणेश उत्सव समिति में जिन्होंने हमारा सहयोग किया, अनुशासन बनाए रखा, विशेषकर डीजे का इस्तेमाल नहीं किया और पारंपरिक तरीके से विसर्जन कार्यक्रम किया, ऐसे लोगों को पूर्व में एसपी ऑफिस में बुलाकर गुड सैमरिटन अवार्ड दिया गया था एसपी मैडम द्वारा। जिले की एसपी आईपीएस भावना गुप्ता मैडम द्वारा पुनः यह वादा किया गया है कि जो ऐसे समितियां हैं जो दुर्गोत्सव के दौरान अनुशासन बनाए रखेंगी, डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगी, पारंपरिक तरीके से इसका आयोजन करेंगी, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने में, ये सब चीज़ों में जो हमारी गाइडलाइंस है शासन की, उसका पालन करने में, उसके अनुशासन बनाए रखने में हमारा सहयोग करेगी। निश्चित तौर पर उन्हें पुनः सम्मानित किया जाएगा और उन्हें भी अच्छे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के स्वरूप गुड सैमरिटन अवार्ड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसान और विपक्ष नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं। इस मामले किसानों को एमएसपी के आधार पर दाम देने की मांग कांग्रेस की अगुवाई में सोयाबीन के व्यापारियों द्वारा की गई। सोयाबीन उग गई है, इतनी बड़ी हो गई है, किसान परेशान है, सब जगह बारिश हो चुकी है, किसानों की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए एवं बिगड़ी हुई फसल का सही दाम मिले और बाद में जो किसान परेशान ना हो, ये विनती आपसे। उनको साथ नहीं दिया सरकार ने, नहीं भाव बढ़ाया, कुछ नहीं, केवल समर्थन मूल्य जो ऊँट के मुंह में जीरे के समान, जो समर्थन मूल्य जो उन्होंने निर्धारित किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 7,000 रुपये हम सरकार से मांग करते हैं कि 7,000 कम से कम किसानों को, तो उसमें सरकार को में 3,000 रुपये किसान को मिल सकते हैं। अभी की क्या स्थिति है सोयाबीन की? सोयाबीन में तो अब तो खराब है वो तो, अब वो उसकी वैल्यू मान लो आपके मात्र 2,000 रुपये कुंटल की रह गई है। अगर हम मार्केट में लेके जाएंगे इसको तो निकाल के भी अंकुरित तो हो गई, वो तो 50-60% अंकुरित हो गई। डीएपी वो 1,500 रुपये में दे रहे हैं, यूरिया की लाइन लगानी पड़ती है। और सरकार किसानों की सुनती नहीं है, किसान हितैषी बताती है, लेकिन किसानों के हित में कोई अभी तक काम नहीं किया है। मतलब हर वर्ष कुछ न कुछ आपदा आ जाती है, उस आपदा का कोई है जो शिवराज सरकार ने अभी तक है, जो मोहन सरकार ने कोई है जो किसानों को फायदा नहीं दिया। जिस तरह से कमलनाथ जी ने दिया था, बिना सर्वे मुआवजा दिया था, दीपावली ऐसे मनाई थी कि जो लोग खुश हो गए थे। लेकिन इस साल दीपावली मेरे को लगता है कि मायूस होकर मनाना पड़ेगी, क्योंकि फसलें सारी खराब हो चुकी है, फसलें अंकुरित हो गई है, बहुत हालत ख़राब है। कौन कौन सी फसलें खराब है? इसमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और ये अपने चंवला, सारी फसलें जो अभी जो रबी की फसलें वो करीब करीब है जो 100% खराब हो चुकी है। तो इसकी जो शासन से मांग करते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी को सभी जगह भेजें और इसका तत्काल सर्वे कराएं और तत्काल मुआवजा दें, किसानों को राहत प्रदान करें। तो ये थे अब तक के समाचार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV।